हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम पूर्णांकों की गुणन संक्रिया पर आधारित विभिन्न सवालों का अध्ययन करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें हमको पहला सवाल दिया गया है 3 गुणा -1। तो एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, जब हम इसका गुणा करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह लगाना है माइनस, फिर लिखना है 3 गुणा 1। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा -3। इसी का हमारा दूसरा प्रश्न है, -21 गुणा -30। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, 21 भी माइनस का है, 30 भी माइनस का है। तो पहले माइनस को गुणा करेंगे माइनस से, तो हमें प्राप्त होगा प्लस, और 21 गुणा 30 को हम ऐसे कैसे रख देंगे। फिर 21 को गुणा करेंगे 0 से, 0, 21 तिया 63। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 630। अगला हमारा उदाहरण है, -15 गुणा 0 गुणा -18। तो यहाँ पर 3 पूर्णांक है जिनमें से एक पूर्णांक 0 है। तो सबसे पहले आप लेकिन यहाँ पर चिन्हों का गुणा कीजिए, माइनस गुणा माइनस, इनको आप जमा सकते हैं। -15 गुणा -18 गुणा 0। क्योंकि क्रम विनिमय का नियम लागू होता है गुणनफल में, तो हम संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 से हम किसी भी संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमेशा प्राप्त होगा हमें 0। तो इस तरह से इसका गुणनफल प्राप्त हुआ 0। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा है, -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा 4। यहाँ पर आपने देखा कि 3 पूर्णांक माइनस के हैं। आपको पिछले सेशन में बताया गया था कि जब भी हमारे ऋणात्मक पूर्णांक विषम में होता है तो हमें गुणनफल भी माइनस में प्राप्त होता है। तो इस तरह से इन सबका गुणनफल माइनस में प्राप्त होगा। माइनस गुणा माइनस प्लस, और प्लस गुणा माइनस माइनस। और अब हम इनको चिन्ह सहित नहीं, चिन्ह रहित करके लिख देंगे। माइनस गुणा कर देंगे सबको, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 एकम 24। तो इस तरह से हमें इन सबका गुणा प्राप्त हुआ -24। अगला हमारा है -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1। यहाँ पर हमको 4 पूर्णांक दिए गए हैं और चारों पूर्णांकों में आपको दिख रहा है माइनस लगा हुआ है। तो इसमें हम दो पूर्णांकों को एक साथ लेते हुए गुणा करेंगे। -3 गुणा -6 और -2 गुणा -1। ये जो माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और 3 को गुणा करेंगे 6 से, तो प्लस 3 गुणा 6। ये हमारे पहला प्राप्त हो गया, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो इसको आपको आप हटा सकते हो यहाँ से। और इधर 2 गुणा 1, 3 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, 3 छिक्के 18, 18 दूनी 36, और 36 एकम 36। तो इस तरह से आपने इस पूरे प्रश्न में देखा कि हमें 2 पूर्णांक, 3 पूर्णांक, 4 पूर्णांक दिए गए हैं, और चिन्हों का ध्यान रखना है। अगर आपका माइनस चिन्ह विषम संख्या में है तो उत्तर आपका माइनस में आएगा। माइनस चिन्ह अगर सम संख्या में, देख लीजिए 4 बार है यहाँ पर माइनस, अर्थात सम संख्या, तो यहाँ पर हमें गुणनफल प्लस में प्राप्त होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित का मतलब है कि आपको 2 पक्ष दिए हुए हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। इन दोनों पक्षों में आपको जो भी निशान लगा के दिए हुए हैं उसी के अनुसार क्रियाएं करनी है, और दोनों पक्षों का उत्तर आपका समान प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए 18 गुणा
7 प्लस माइनस का गुणनफल -3 बराबर 18 गुणा 7, अर्थात 18 को 7 से गुणा करेंगे। अगर आपको 18 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट आप 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल लगी 5, 7 एकम 7 और 5 12, 18 सत्ते 126। यहाँ पर देखिए प्लस भी है और माइनस भी है, तो जब भी हम प्लस और माइनस लेते हैं तो उसका गुणनफल प्राप्त होता है माइनस में। और 18 का पहाड़ा 3 बार बोल देंगे, 18 तिया 54। इधर आप देख लीजिए 18 गुणा 7 माइनस 3 अर्थात प्राप्त होगा 4। और यहाँ पर 126 में से हम 54 को घटाएंगे तो 6 में से 4 गए 2, 12 में से 5 गए 7। अब 18 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे 72, और इधर भी प्राप्त हुआ 72। तो इस तरह से जब दोनों पक्ष बराबर हैं तो हम लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और लिख देंगे सत्यापित हुआ। तो सत्यापन करने वाले सवालों में आपको ध्यान रखना है दोनों पक्ष बराबर आए तभी वो सत्यापित हुआ कहलाएगा। इसी प्रश्न का हमारा दूसरा भाग है जिसमें हमको कोष्टक के बाहर दिया हुआ है -21 गुणा कोष्टक के अंदर दिया हुआ है -4 प्लस -6, अर्थात -4 में -6 को हमको जोड़ना है। जब हम इन दोनों का जोड़ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -10, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है -21 गुणा -4। तो वापस माइनस को जब हम माइनस से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है प्लस, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस और रह जाएगा 21 गुणा 4 प्लस, यहाँ पर भी जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और रह जाएगा 21 गुणा 6। तो जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 21 को 10 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 210। यहाँ पर आप 21 को 4 से गुणा प्राप्त होगा 84, 21 को 6 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 126। इस तरह से आपको बायां पक्ष तो प्राप्त हो चुका है 210, और दाएं पक्ष में भी जब आप इसका जोड़ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 210। तो आपने देखा यहाँ पर 210 और 210 दोनों पक्ष बराबर है, तो इस तरह से यहाँ पर भी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे सत्यापित हुआ। सत्यापित हुआ अगला हमारा सवाल है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल आपको दिया गया है। अर्थात गुणनफल आपको पहले ही दिया गया है, लेकिन हमको ये बताना है कि यहाँ पर हम -1 को किससे गुणा करें कि हमें प्राप्त हो जाए -22। तो हमें गुणनफल माइनस में चाहिए, इसलिए इसको हम 22 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -22। पुनः वापस -1, इसको हम किससे गुणा करें कि प्राप्त हो जाए 37। अब ये हमको धनात्मक होना चाहिए, तो ऋणात्मक संख्या को जब हम ऋणात्मक से गुणा करते हैं तभी हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इसको हम गुणा करेंगे -37 से। जब -37 को -1 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 37। अगला हमारा गुणनफल दिया हुआ है 0, तो -1 को किससे गुणा करें कि गुणनफल प्राप्त हो जाए 0। तो किसी भी पूर्णांक को आप जब 0 से गुणा करते हैं तभी हमें 0 प्राप्त होता है। तो -1 को हम गुणा करेंगे 0 से तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये जो हुआ -22 कैसे आया, -1 गुणा 22 करने पर, तो 22 हमारा उत्तर। 37 -37 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ 0, 0 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये हमारा पूरा सवाल हल होता है। अगला हमारा प्रश्न है -1 गुणा 5 से प्रारंभ करते हुए विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई एक पैटर्न दर्शाना है हमको, जैसे -1 गुणा -1 बराबर 1 हमें प्राप्त हो जाए। तो इसको हम निम्न प्रकार करेंगे। सबसे पहले आएगा -1 गुणा 5, जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -5। इसके बाद फिर हम गुणा करेंगे -1 गुणा 4, तो हमें गुणनफल प्राप्त होगा -4।
तो यहाँ पर -4 जो हमें प्राप्त हुआ उसे हम कैसे लिख सकते हैं, -5 + 1। अगला आएगा हमें जब गुणा करना है -1 × 3, तो -1 × 3 तो प्राप्त होगा हमें -3। इसे हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं, -4 + 1। सबसे पहले 5 से किया, फिर 4 से किया, अब गुणा किया 3 से, और अब हम गुणा करेंगे -1 को 2 से। -1 × 2 तो हमें प्राप्त होगा -2, और -2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, आपको ध्यान है, -3 + 1। अब 2 से गुणा हो गया, अब गुणा करेंगे 1 से। -1 × 1 तो हमें प्राप्त होगा -1, और इस -1 को लिखने का हमारा पैटर्न है कि हम -2 में अगर 1 जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा -1। अब 1 आ गया, अब 1 के बाद हमें कम करते जा रहे हैं, यहाँ देखिए कम हो रहा है, तो -1 × 0, -1 × 0, 0 से किसी को भी गुणा करते हैं तो आप सबको ध्यान है कि हमें 0 ही प्राप्त होता है, तो इसको हम लिख देंगे -1 + 1। अब 0 के बाद ऋणात्मक पूर्णांक शुरू हो जाएंगे, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक से हम 0 की तरफ बढ़े हैं, तो अब 0 के बाद में जो पूर्णांक आएगा वो आएगा -1। तो -1 × -1, तो माइनस का गुणा आपको ध्यान है प्लस होता है, तो हमें प्राप्त होगा +1। और जब +1 प्राप्त हो गया तो आपको ध्यान है इसको हम लिखेंगे 0 + 1। इस तरह से आपने यहाँ पर देखा एक पैटर्न बन रहा है हमारा, जिसमें हम एक एक पूर्णांक कम करते जा रहे हैं। यहाँ पर कम हुआ, फिर ये देखिए यहाँ कम हुआ, फिर 0 आ गया, 0 के बाद में आया -1, और जैसे ही हमारा ये जो प्रश्न में दिया गया है -1 × -1 = 1 प्राप्त हुआ, वैसे ही हमारा ये प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से इसको सवाल को करने की आवश्यकता है कि जल्दबाजी में हम डायरेक्ट कहीं 5 के बाद 3 नहीं ले आए। इस तरह से पूरे स्टेप करते हुए, ये जो पूरे स्टेप आपको दिखाए गए हैं इन सबको आपको करना है, और आपका जो प्रश्न में दिया गया वहां पर जैसे ही आप पहुंचे आपका सवाल का उत्तर खत्म हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमको दिया हुआ है, जो हमने गुण पढ़े हुए हैं पूर्णांकों के गुणनफल के, उनका उपयोग करते हुए हमको इसको हल करना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये पूरी संख्या 1 मानी जाएगी, ये पूरी 1 मानी जाएगी, इसमें -48 पहले और इसमें बाद में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले क्रम विनिमय गुण का उपयोग करेंगे, जिसमें हम स्थान बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर -48 है तो यहाँ पर आप -36 पहले कर देंगे और -48 उसके बाद में हो जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जिस नियम का उपयोग किया या गुण का उपयोग किया वो कहलाएगा क्रम विनिमय। इसमें आपने क्रम बदला। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर -48 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसमें हम इसको कॉमन ले सकते हैं। एक तरह से उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा यहाँ पर -48, जिसे आप कॉमन ले लेंगे और कोष्ठक के बाहर लिख देंगे। अब यहाँ से हमने -48 हटा दिया तो हमको प्राप्त हुआ केवल 26, और यहाँ पर -48 चूंकि बाहर कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर बचेगा केवल -36, तो उसको हम कोष्ठक में लिख देंगे -36। ये हमारा नियम कहलाएगा वितरण गुण। जो संख्याएं थी वो वितरित थी पहले और हमने उनको एकत्र कर लिया, तो ये जो हमारा गुण है ये कहलाएगा वितरण गुण। अब इस वितरण गुण को हल करते हुए हम आगे चलेंगे। -48 और 26 और -36, यहाँ पर आपको दिख रहा है 26 प्लस माइनस का गुणा -36। इसी के आगे हम देखेंगे कि -48 ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ पर कोष्ठक है, जब कोई भी निशान नहीं है तो हमें यहाँ पर लगा देना है गुणनफल का निशान। -48 गुणा 36 बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -10। तो इस तरह से यहाँ पे आपने देखा जब हमने माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो पुनः प्राप्त होगा हमें प्लस,
और 48 को गुणा करेंगे हम 10 से। 48 को 10 से गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 480, जो हमारा अभीष्ट उत्तर है। तो इस पूरे सवाल में, इस पूरे प्रश्न में हमने दो नियमों का उपयोग किया, क्रम विनिमय और वितरण गुण। क्रम विनिमय का उपयोग कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्रम वही है लेकिन यहाँ पर हमने क्रम बदल दिया, इसलिए कहलाया क्रम विनिमय गुण। फिर हमने ये पूरी एक संख्या और इस पूरी एक संख्या में से उभयनिष्ठ कॉमन ले लिया -48, तो इसलिए ये कहलाया वितरण गुण। उसके बाद हमने जो हमारा नियम है उसके अनुसार हल किया तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ 480। अगला हमारा प्रश्न है 8 गुणा 53 गुणा -125। यहाँ पर 3 पूर्णांक दिए गए हैं गुणनफल के रूप में, तो इसमें से हम ऐसे 2 पूर्णांकों को एक साथ लिख देंगे जिसको गुणा करना हमें आसान हो। तो यहाँ पर हम 8 और गुणा -125, क्रम बदल दिया हमने, तो इस तरह से यहाँ पर लग गया आपका क्रम विनिमय गुण। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्रम विनिमय, क्योंकि जब भी आप गुणनफल में क्रम बदलते हैं तो एक ही नियम लगता है, क्रम विनिमय। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इन दोनों का गुणा करना आसान है, तो इनको हम एक साथ एक कोष्ठक में लिख देंगे, 8 गुणा -125 और अलग रह जाएगा 53। किन्हीं भी दो संख्याओं को आपने एक साथ अलग से गुणा कर रहे हो तो ये इसका साहचर्यता का गुण बताता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साहचर्य गुण। 3 संख्याओं में से या अधिक संख्याओं में से 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का जोड़ा एक साथ बना के गुणा करना कहलाता है साहचर्य गुण। 125 को हम 8 से गुणा करेंगे और उससे पहले आपको क्या लगाना है, यहाँ पर माइनस लगाना है। तो ये माइनस सबसे पहले आएगा, यहाँ पर 125 को 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हासिल लगी 2, 8 एकम 8 और 2 10। तो इस तरह से -125 को 8 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ आपको -1000। अब इसको गुणा करना है 53 से। तो आपको बताया था पिछले सेशंस में भी कि जब भी हम किसी संख्या को 100 से गुणा करते हैं तो उसके आगे 2 शून्य, और 1000 से गुणा करेंगे तो उसके आगे 3 शून्य लगा देने हैं, पूरा गुणा करने की जरूरत उसको नहीं है आपको। तो हमें प्राप्त हो जाएगा -53,000। ये हमारा कहलाएगा इस गुणनफल का उत्तर, जिसमें हमने कौन कौन से 2 नियमों का उपयोग किया गया है, क्रम विनिमय और साहचर्यता गुण। अगला हमारा प्रश्न है -41 गुणा 102। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमको नियमों का उपयोग करना है, इसलिए हम सीधा गुणा नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा नियम यहाँ पर आसानी से लग सकता है। तो -41 तो यहाँ पर ऐसे कैसे रहेगा, हम 102 को 2 भागों में बांट देंगे, 100 + 2। उनमें भी एक भाग में ध्यान रखना है कि हमारा 10 या 10 का गुणज प्राप्त होना चाहिए, और जो बचेगा वो उसमें जोड़ दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमको 102 के हमने 2 भाग कर लिए, 100 + 2। इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, वितरण गुण का इसमें उपयोग किया है, क्योंकि हमने संख्या को वितरित कर दिया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वितरण गुण। अब -41 गुणा कोष्ठक में है 100 + 2, तो जो संख्या कोष्ठक के बाहर होती है उसको हम कोष्ठक के अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा करते हैं। -41 गुणा 100 + -41 गुणा 2। तो यहाँ पर देखिए हमने -41 का वितरण कर दिया है 100 के साथ और 2 के साथ। अब जब इसका गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा प्राप्त होगा, -4100 और प्लस को गुणा करेंगे माइनस से तो प्राप्त होगा माइनस, और 41 दूनी होता है 82। दोनों पूर्णांक हमें माइनस में प्राप्त हुए, इनका जोड़ हो जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा -4182। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न में वितरण गुण का उपयोग करते हुए, यहाँ पर देखिए हमने दी गई संख्या को 2 भागों में बांटा और फिर जो बाहर संख्या है कोष्ठक के उसे उन दोनों संख्याओं से गुणा कर दिया और चिन्ह के अनुसार उसे हल कर दिया। अब देखिए अगले प्रश्न में हमको 625 गुणा -35 प्लस -625 गुणा 65 दिया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमको वितरण गुण के अनुसार पहले ही संख्याएं वितरित करके दी गई हैं। बस यहाँ पर हमारे 625 है लेकिन यहाँ पर -625 है, तो पहले हम इसको समान चिन्ह कर लेंगे
पहले वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्लस की जगह प्लस ही लगेगा। अब यहाँ पर 625 है, इसलिए हम यहाँ पर इसको 625 कर लेंगे और ये जो माइनस है इसको हम लगा देंगे 65 के आगे, तो ये बन जाएगा -65। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर दो संख्याएं हैं, उनमें एक प्लस की और एक माइनस की है, गुणा हो रहा है, तो आप वो माइनस का निशान किसी के भी आगे लगा सकते हैं और बाद वाली संख्या से उसको समान बना सकते हैं। इससे आपको क्या फायदा होगा, जैसे यहाँ पर 625 है, यहाँ पर भी 625 है, और आप इसको कॉमन ले सकते हैं। तो इन पूरी एक संख्या में और इस दूसरी संख्या में 625 आ गया कॉमन या उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ लेने के बाद में आपका सवाल आसान हो जाता है। यहाँ पर बच गया आपके पास में माइनस का 35 और प्लस यहाँ पर बच गया आपके पास में माइनस का 65। और आपने कौन से नियम का उपयोग किया यहाँ पर, ये आप लिख दे सकते हैं वितरण गुण, क्योंकि पहले संख्याएं वितरित है, फिर आपने उनको एकत्र किया है। अब -35 में आपको जोड़ना है -65, तो -35 प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक है, तो आपस में जुड़ जाएंगी। 625 गुणा, कोई निशान नहीं है इसलिए हमको कौन सा निशान लगाना है, गुणा का। 65 और 35 का जब हम जोड़ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 100, लेकिन दोनों पूर्णांक माइनस के, इसलिए गुणा किस में आएगा, माइनस में। -35 और -65 का जोड़ आ गया माइनस का 100, और जब हम माइनस के 100 को गुणा करेंगे 625 से तो हमें प्राप्त हो जाएगा 625 के आगे कितनी शून्य लगानी है, हमको 2 शून्य लगानी है। तो यहाँ पर लगा देंगे हम 625 और उसके आगे 2 शून्य, और सबसे पहले क्या आएगा, माइनस। तो इस तरह से इसमें हमने वितरण गुण का उपयोग किया। वितरण गुण का उपयोग करते हुए हमने संख्या को कॉमन लिया और फिर पूर्णांकों के चिन्ह के अनुसार उसे हल किया और उत्तर प्राप्त किया। अगला हमारा उदाहरण है -17 गुणा -29। तो इसमें हमको जो संख्या बदलना आसान है वो है -29। इसको हम 10 के गुणज के रूप में बदल लेंगे। तो -29 की जगह हम लिख सकते हैं -30 + 1, और -17 को बिना परिवर्तन किए ऐसे कैसे लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे -30 + 1। यहाँ पर हमें देख लीजिए -29 के दो भाग बना लिए, -29 -30 + 1, अर्थात हमने 29 का वितरण कर दिया -30 और 1 में। अब हम जो कोष्टक के बाहर संख्या है उसको कोष्टक के अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले -17 गुणा होगा -30 से, प्लस फिर -17 गुणा होगा 1 से। तो यहाँ पे चिन्ह का ध्यान रखना है, यहाँ पर तो -30 है और यहाँ पर है हमारे पास में 1। तो इस तरह से हमें इनका गुणनफल प्राप्त होगा, माइनस माइनस का गुणनफल प्लस, और 17 को गुणा करेंगे 30 से तो प्राप्त होगा, 17 को 0 से गुणा किया 0, 17 तिया 51। जबकि यहाँ पर पहले प्लस माइनस का गुणा माइनस और 17 एकम 17। तो 510 में से हमको 17 माइनस करना है, तो 510 में से आप 17 माइनस कीजिए जल्दी से, तो हमें प्राप्त हुआ 493। तो इस तरह से इस सवाल में भी हमने कौन से नियम का उपयोग किया, यहाँ पर वितरण गुण का, क्योंकि संख्या को हमने ब्रैकेट में लिखा दो भागों में और फिर उसको बाहर वाली संख्या से गुणा कर दिया। तो इस तरह से ये वितरण गुण पर आधारित हमारा अगला सवाल भी समाप्त हुआ। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6 है, किसी हिमीकरण अर्थात ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अंदर हमको कमरे का आरंभिक तापमान दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। तो लिख देंगे हम कमरे का प्रारंभिक तापमान बराबर 40 डिग्री सेल्सियस, और तापमान में कमी हो रही है
प्रति घंटा तापमान में कमी हमको बताई गई है -5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से शुरू में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और हर घंटा तापमान कम होता जा रहा है -5 डिग्री सेल्सियस, और हमको ज्ञात करना है 10 घंटे बाद का तापमान। इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए 10 घंटे बाद तापमान में कमी, जो समय है उसको हमको गुणा करना पड़ेगा जो प्रति घंटा तापमान में कमी हुई है -5 डिग्री सेल्सियस से। तो 10 पंजे 50, तो हमें प्राप्त हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस। 10 घंटे बाद हमारे कमरे के तापमान में -50 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी, अर्थात जो तापमान पहले 40 डिग्री था अब उसमें से हमको 50 माइनस करना पड़ेगा। अतः अंतिम तापमान बराबर 40 माइनस 50 बराबर 40 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से इस पूरे प्रश्न में आपको ध्यान रखना है कि जो प्रति घंटे तापमान में कमी हो रही है उसको आप जितने भी घंटे दिए गए हों उससे आप गुणा कीजिए और जो कुल तापमान में कमी हुई वो निकाल लीजिए और जो प्रारंभिक तापमान है उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा जो अंतिम तापमान हमें ज्ञात करना है। अगला हमारा प्रश्न है 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और अगर कोई प्रश्न प्रयत्न नहीं करता है अर्थात छोड़ देता है तो उसके लिए उसे 0 अंक दिया जाता है। तो इसका पहला भाग है कि मोहन है जो 4 प्रश्नों के उत्तर सही देता है और 6 प्रश्नों का उत्तर गलत देता है, तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। पहले प्रश्न में मोहन ने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। मोहन ने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, इसलिए उसको इन 4 प्रश्नों के लिए सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, इसलिए सही उत्तर देने के लिए प्राप्त अंक बराबर जो प्रश्नों की संख्या है वो 4 है और एक प्रश्न के सही उत्तर करने पर उसको 5 अंक मिल रहे हैं, तो 4 गुणा 5। इस तरह से सही उत्तर देने के लिए उसको अंक प्राप्त हुए 20, लेकिन उसने कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत भी दिए हैं और गलत उत्तर उसने दिए हैं 6 प्रश्नों के। तो मोहन द्वारा 6 प्रश्नों का उत्तर गलत देने पर जो उसने 6 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं प्राप्त अंक। तो प्रश्नों की संख्या तो हो गई हमारे पास 6 और उसने गलत उत्तर दिए हैं हमारे 6 प्रश्नों के और उसको अंक प्राप्त हुए हैं एक गलत उत्तर पे -2। तो इस तरह से उसके 6 दूनी -12 अंक प्राप्त हुए हैं उसको गलत उत्तर देने पर। तो हमको निकलना है कि भाई उसने कुल कितने प्राप्त अंक किए हैं। तो
अतः मोहन द्वारा प्राप्त अंक, जो उसने सही उत्तर दिए उसके लिए उसे प्राप्त हुए 20 अंक, जो गलत उत्तर दिए उसके लिए उसको प्राप्त हुए -12 अंक। तो इस तरह से 20 में से हम -12 कर देंगे तो 20 - 12, तो उसके प्राप्तांक हो गए मोहन के 8 अंक। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, जो कि संबंधित है हमारे मोहन से। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है कि रेशमा के 5 उत्तर सही तथा 5 उत्तर गलत हैं, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो रेशमा को 5 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, आप सबको ध्यान है सही उत्तर पर 5 अंक दिए जा रहे हैं और सही उत्तर 5 किए हैं, इसलिए 5 को 5 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 25। इसी प्रकार रेशमा ने 5 ही उत्तर गलत किए हैं, तो रेशमा को 5 गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक, गलत उत्तर पे आपको ध्यान है माइनस के मिल रहे हैं 2 अंक, तो सवालों की जो भी संख्या है उसको हमको गुणा करना पड़ेगा जो अंक है उनकी संख्या से। तो 5 को गुणा करेंगे -2 से, तो यहां पर हो जाएगा -10। तो इस तरह से सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक हो गए रेशमा के 25 और गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक हो गए उसके 10 माइनस के। अतः रेशमा द्वारा प्राप्त अंक जो सही उत्तर वाले हैं 25 और जो गलत उत्तर वाले हैं -10, इस तरह से रेशमा ने अंक प्राप्त किए हैं 15। तो पूरे प्रश्न में ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो अंक है सही उत्तर देने पर प्रति प्रश्न 5 है और गलत उत्तर पे -2 है, उनको सही तरह से गुणा करके आपको हल करना है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी का लाभ हो रहा है और उसने स्लेटी सीमेंट बेची तो उसे 5 रुपए प्रति बोरी की हानि हो रही है। तो इस सवाल में हमको ज्ञात करना है कि अगर वो 3000 सफेद सीमेंट की बोरियां और 5000 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेच दे तो उसे लाभ अथवा हानि क्या हो रहा है। तो पहले हम लिखेंगे कि उसको एक बोरी पर कितने रुपए लाभ हो रहा है, 8 रुपए। तो इसलिए सफेद सीमेंट की 3000 बोरियां बेचने पर उसका लाभ होगा 8 गुणा 3000। यहाँ पर 8 को हम 3000 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8 तिया 24 और 3 जीरो ऐसे के ऐसे। तो ये 24,000 रुपए तो हो गया उसका लाभ। लेकिन स्लेटी सीमेंट की उसने जो बोरियां बेची उस पर 5 रुपए प्रति बोरी की हानि हो रही है और उसने बेची है कुल मिला के 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की। तो हम 5 को 5000 से गुणा कर देंगे तो 5 पंजे 25 और 3 जीरो ऐसे के ऐसे। तो ये जो 25,000 रुपए हैं ये उसके चले गए हानि में। लाभ तो हुआ 24,000 का लेकिन हानि हुई है 25,000 की। तो इस तरह से उसको इस सौदे में कुल मिला के हानि होगी और वो कितनी होगी, इस सौदे में हानि बराबर जो लाभ था वो 24,000 और घटा रहे हैं इसलिए उसके 25,000। तो घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1,000। तो 1,000 रुपए प्राप्त हुए, वो हमको हानि के प्राप्त हुए इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया। लेकिन जब हम कोई सी भी राशि लेते हैं तो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे
1000 रुपए हानि। तो इस तरह से अगर लाभ ज्यादा होता उसका, दोनों में तो लाभ होता, अभी यहाँ पर उसको हानि ज्यादा हुई है तो हमारे उत्तर ऋणात्मक में आया, लेकिन जो धनराशि होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम लिख देंगे 1000 रुपए हानि। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। अगले सेशन में हम पूर्णांकों के भाग संक्रिया पर आधारित विभिन्न नियमों का अध्ययन करेंगे।